के साथ दो मोटे मोटे राक्षस खड़े थे, और जो इसने अभी बताया मैंने उसे सपने में पहले ही देख लिया था। तो इसका मतलब ये कोई आम बुढ़िया नहीं है। इसको ढूंढो और पकड़ो। अरे हाँ पंडित, मैंने तो ये बात सोचा ही नहीं। चलो ढूंढो फटाफट, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। इतना बोलकर दोनों उस बुढ़िया को ढूंढने लगे। वे दोनों काफी दूर ढूंढे पर कहीं भी उन दोनों को वो बुढ़िया दिखाई नहीं दी। तब वे दोनों थक हार कर रुक गए। पंडित, तुझको नहीं लगता कि बुढ़िया बहुत तेज से चल रही है? साला हम जवान और वो बुढ़िया उसका पीछा नहीं कर पाए। अपनी जिंदगी पर लानत है। मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है, खुद पर। जिंदगी पर नहीं पगले, जवानी पर। मैं थूकता हूं तेरी जवानी पर। जब मैं तेरे जैसा था तो बड़े बड़े कारनामे करता था, और आज तुझे देखकर मुझे अपना दिन याद आ गया। क्या ताकत थी मेरे अंदर। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर पंडित, अब गांव चलो। क्या करने निकले थे? क्या हो गया? बुढ़िया को ढूंढने के चक्कर में अपना समय बेकार कर रहे हैं। हमारे साथ कोई जिन्न नहीं है जो उड़ाते हुए गांव पहुंचा देगा। चलो फटाफट गांव। इतना बोलकर दोनों गांव की तरफ निकल पड़े। और गांव पहुंचकर लोगों से बातें करने लगे। अरे क्या बात हो गई? तुम सब इकट्ठे क्यों हो? कोई बात हो गई क्या? ऐसा लग रहा है बात बहुत बड़ी है। बोलो यार, कोई तो बोलो, माजरा क्या है? और तुम सबके चेहरे पर ये उदासी क्यों छाई है? अरे पंडित जी, मेरा पति एक बूढ़ी औरत को छोड़ने गया था। काफी देर जो गया, लेकिन अभी लौटा नहीं। जो भी उनको ढूंढने जाता है लौटकर नहीं आता। ये क्या हो रहा है भगवान? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो लग रहा है जैसे इस गांव का अंत होने वाला है। ऐसा नहीं बोलते भाभी, जरूर वे सब किसी जाल में फंस रहे हैं। ऐसा करो, 2-3 लोग मेरे साथ चलो। हम भी तो चलकर देखें कि वे सब कहां गायब हो रहे हैं। और रही बात बुढ़िया की, तो वो बुढ़िया हम दोनों को मिली थी, लेकिन फिर थोड़ी देर में गायब हो गई। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? सच में जो कुछ हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। चलो अब मेरे साथ कौन कौन चलेगा? जिसको जिसको चलना है देर मत करो, तुरंत चलो। इतना बोलकर मदन और पंडित वहां से चल देते हैं, और उनके साथ 2-3 आदमी और रहते हैं। वे सब काफी दूर तक जाते हैं, पर कोई भी आदमी उन्हें दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर और जाने के बाद उन्हें उन सब की लाश दिखाई देती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अरे भगवान, ये तो वही हुआ जिसे मैंने सपने में देखा था। अभी तो सिर्फ शुरुआत है मदन। अगर समय रहते हम कुछ ना करें, तब देखते ही देखते पूरा गांव समाप्त हो जाएगा। मुझे समझ आ गया अब क्या करना है, क्योंकि सफेद बाल की चुड़ैल बोली थी सबको मार दूंगी। तुम सही कह रहे हो पंडित। अब हमें राजा के पास ही चलना होगा, क्योंकि हम जिन्न भाई का भरोसा नहीं कर सकते। वो दुनिया घूमने गया है और उसे आने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम उसका इंतजार नहीं कर सकते। इस सफर को हम दोनों को ही तय करना पड़ेगा। आप सभी लोग मेरे साथ राजा के दरबार चलो। जो कुछ करना है अब राजा के आदेश के अनुसार ही होगा। इतना बोलकर वे सभी राज दरबार की तरफ चल पड़ते हैं। और थोड़ी ही देर में राज दरबार पहुंच जाते हैं। राजा जी प्रणाम। मैं मदन आज आपके सामने थोड़ी बात करने आया हूं। राजा जी, 2-3 दिन से गांव में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा जिसे आप सुनकर भयभीत हो जाएंगे। ऐसा जिसे आप देखकर पागल हो जाएंगे। बस मेरी बातों पर विश्वास करना महाराज। गांव में पता नहीं कहां से ऐसा चोर आ गया जो लोगों के यहां चोरी करने के बावजूद लोगों को मार डाल रहा है, और ऐसी मौत मार रहा है जिसको देखने के बाद रूह कांप जाती है। क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है?
इससे पहले जानकीपुरम में कोई भी चोर नहीं था, और अचानक से इस राज्य में चोर कहां से आ गया? अगर तुम्हारी बातें झूठी हैं तो उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। अरे चुप कर राजा, पागल है क्या तू? साला इधर गांव का आदमी मरा पड़ा है और तुझे मजाक लग रहा है? अरे उससे जाकर पूछो जिसके घर का कोई आदमी मरा है। मुझे डर नहीं लगता राजा जी आपसे। मुझे पता है कि मुझे इस लहजे में आपसे बात नहीं करनी चाहिए, फिर भी मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप उन बातों को मांगते क्यों नहीं हो। लोग आपके यहां आकर 2-2 बार सूचना पहुंचाई है, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, और इसके लापरवाही की वजह से आज गरीबों की मौत हुई है। उसके जिम्मेदार आप हैं। अरे पंडित, पागल हो गया है क्या तू? कोई राजा से ऐसी बात करता है? अगर वो गुस्सा हो गया तो तुम्हारी जिंदगी जेल में सर जाएगी, इसलिए माफी मांग लो, अभी भी समय है। नहीं नहीं मदन, मैं माफी नहीं मांगूंगा। राजा की गलती है। मैं एक न्याय प्रिय राजा के सामने ही झुकूंगा, चाहे तो मेरा सिर कट जाए। हे राजा, मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरी बातों को मानोगे या नहीं? ए पंडित, अपनी सीमा में रहकर बात कर। तेरी औकात नहीं है कि मुझसे इस लहजे में बात करने की। बस तू एक पंडित है, और एक पंडित होने के कारण तुझको छोड़ रहा हूं। हट जा मेरी नजरों से। क्या सच है, क्या झूठ, क्या न्याय है, क्या अन्याय, मुझे सब पता है। हट जा मेरी नजरों के सामने से, इससे पहले मेरा मूड बदले। हट जा नजरों के सामने से। राजा की इतनी बात सुनकर मदन और पंडित तथा उसके साथ आए हुए सभी लोग वहां से चले जाते हैं। और थोड़ी देर में राजा का मंत्री राजा के पास आता है और राजा से कहता है, महाराज, रानी साहिबा अपने शाही कच में नहीं है। पूरा राजमहल ढूंढा, एक एक कोना ढूंढा, लेकिन कहीं भी रानी साहिबा दिखाई नहीं दी। गांव वालों का कहना है कि रानी को कोई बड़ा सा राक्षस उठाकर लेकर गया है। राजा जी, ऐसे मामले गांव से भी आए हैं। मैंने खुद अपने आंखों के सामने उनकी कटी लाशें देखी है महाराज। गांव के लोग डरे हुए हैं। अब आप ही कुछ कर सकते हैं महाराज। नहीं नहीं मंत्री, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी रानी गायब हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। अरे अब मैं क्या करूं मंत्री, बताओ। मैं पागल होने वाला हूं। मैं अपने रानी के बिना नहीं रह सकता। मुझे मेरी रानी चाहिए। इसके लिए जो कर सकते हो करो। महाराज, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 2 लोग ऐसे भी हैं गांव में जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए हैं। महाराज, अगर आप आज्ञा दे तो उनके पास ले चलूं। दोनों के दोनों बहुत ही मेहनती और साहसी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे दोनों जरूर इस काम को अंजाम देंगे। कौन है ऐसे 2 इंसान जिसको मैं नहीं जानता? मंत्री, उसका नाम बताओ, क्या है? अगर उन्होंने मेरी मदद की तो उनको मुंह मांगी चीज दिए जाएंगे। मैं उन दोनों से मिलना चाहता हूं। मैं स्वयं उनके पास जाकर अपनी रानी के लिए हाथ जोड़ूंगा। नहीं नहीं महाराज, वे दोनों इतने भी निर्दयी नहीं हैं कि आपको झुकने देंगे। उन दोनों का नाम है मदन और मथुरा पंडित, जिन्हें पूरा गांव जानता है। उनके कारनामे मैं भी सुने हैं। चलो महाराज, अब समय और भी बर्बाद मत किया जाए। अरे क्या बोलते हो? मदन और पंडित? तुमसे थोड़ी देर पहले वे दोनों आए थे और मैं अपने घमंड में मैं उन दोनों को यहां से भगा दिया। अरे राम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो मंत्री, फटाफट, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। राजा के इतना कहते हैं, मंत्री राजा को लेकर गांव की तरफ निकल पड़ता है। और थोड़ी ही देर में राजा को मदन और पंडित से मिलवा देता है। मुझे माफ कर दो मदन और पंडित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नहीं समझ पाया दूसरों का दर्द। जब मुझे खुद के लोगों का दर्द पता चला, तब मुझे पता चला कि दूसरों को भी दर्द होता है। मैं अपने घमंड में चूर था।
आप सभी सही थे और मैं गलत था। अब मैं एक राजा होते हुए भी आपके आगे झुकता हूं और आपसे इस राज्य की भलाई की भीख मांगता हूं। अरे राजा जी, नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। अगर आप हमें कहने नहीं आते फिर भी मैं अपने कर्तव्य का पालन करता। आप अपने राजमहल वापस जाएं। अगर आपकी रानी गायब हो गई है, अगर रानी साहिबा जिंदा हैं, तो मैं उनको ढूंढकर वापस लाऊंगा। आप घबराए नहीं। बस मैं इतना चाहता हूं कि जब तक मैं सफर में रहूं, आप गांव वालों की रक्षा करें। बस इतनी विनती है आपसे। हाँ महाराज, आप हम पर विश्वास रखें। हम दोनों ने पहले भी बहुत बहुत बड़े कारनामे किए हैं। हमें खुद पर विश्वास है। इस बार भी हम विजयी होकर लौटेंगे। बस मुझे एक दोस्त की जरूरत है जो बहुत जल्द इस नए सफर में आने वाला है। उसके आते ही समझो पूरा पासा पलट जाएगा। अब मुझे आप आज्ञा दें, हम दोनों अपने मार्ग में आगे चलें। इतना बोलकर दोनों वहां से चल देते हैं। और चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचते हैं। वे सब चलते चलते थक गए और फिर एक पेड़ के पास थोड़ी देर रुककर आराम करने लगे। तभी उनके कानों में एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। पंडित तुरंत समझ गया। अरे मदन, ये तो वही बुढ़िया की आवाज है जो हम तुमको गांव के किनारे मिली थी। चलो ढूंढो फटाफट। तुरंत इस बार भागनी नहीं चाहिए। उसको पकड़कर सबक सिखाएंगे। इतना बोलकर दोनों लोग बुढ़िया की तलाश करने लगते हैं। तभी एक पेड़ के नीचे बुढ़िया रो रही होती है। जैसे ही मदन और पंडित को बुढ़िया देखती है, वैसे वहां से भागने लगती है। तुरंत मदन और पंडित उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन देखते ही देखते बुढ़िया पता नहीं कहाँ चली जाती है। तभी पंडित मदन से कहता है, सुनो मदन, अब ऐसे काम नहीं बनेगा। तुम उधर से जाओ, मैं इधर से जाता हूँ, तब तो मिलेगी। बहुत देर से परेशान करके रखी है। अगर पक्का ये ओलंपिक में दौड़ती तो भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतती। चलो अब पकड़ो। इतना बोलकर पंडित इधर से दौड़ता है और मदन उधर से दौड़ता है। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार वो बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे पकड़ी जाती है। बूढ़ी औरत को पड़ते ही मदन पंडित से कहता है, पंडित, तुमको क्या लगता है कि सच में बूढ़ी औरतें इतना दौड़ सकती हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये दिखने में कुछ और अंदर से कुछ और है। अगर ये एक डायन होती तो अपना रूप बदलती जरूर, लेकिन ये एक पागल औरत है। हाँ, मैं हूँ पागल। तुम्हारे जैसे लोगों ने ही मुझे पागल बनाया है। मुझसे कोई प्यार से बात नहीं करता। मैं वो अभागन हूँ जिसने अपने पति को खोया है, जिसने अपने बच्चों की लाश को अपनी आँखों से देखा है, जिसने खुद को 1 महीने से भूखा रखा है। मैं वही पागल हूँ जिसे तुम डायन बोल रहे हो। वैसे अम्मा, आप डायलॉग अच्छा मार लेती हैं। अगर तुम फिल्म में काम करती तो पक्का फिल्म सुपर डुपर हिट होती है। अभी बोल रही है 30 दिन से मैं भूखी हूं और दौड़ ऐसे रही है मानो बाबा रामदेव का च्यवनप्राश पाराश खाकर आई हो। नहीं पंडित, ऐसा मत बोलो। मुझे अम्मा की बातों पर विश्वास है। जिसके सामने ऐसा दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो, वो पागल जैसा हो ही जाता है। मुझे माफ करें, हमने आपको गलत समझा। आप हमें ये बताएं, आप इस जंगल में क्या कर रही हैं और यहां तक आई कैसे? क्योंकि हम लोग आते आते थक गए, पर आप नहीं थकी। ऐसा क्यों? बेटा, मैं इस जंगल में आती जाती रहती हूँ। यहाँ पर एक तालाब है जिसका जल बहुत पवित्र है और उस जल को पीते ही सारी बीमारियां दूर हो जाती है।
और मेरे थकने का राज वही तालाब का पानी है। मैं उसे रोज पीती हूँ और अब मेरे पास उस तालाब का पानी खत्म हो चुका है, इसलिए मैं उसे लेने जा रही हूँ। मेरी बात मानो, अगर तुम्हें भी थकान लग रही है तो मेरे साथ चलो और उस तालाब का पानी पी लो। देखना, पूरी थकान दूर हो जाएगी। वो अम्मा जी, इसका मतलब आप डॉक्टर भी हैं? अभी तो सिर्फ तुमने मदन की बातों का जवाब दिया है, अभी तो मेरी बातों का जवाब भी देना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ कि तुमने उस दिन एक सफेद बाल की चुड़ैल और 2 राक्षसों को देखा था या नहीं देखा था? अगर देखा था तो वे सब किधर गए अब बताओ, तभी मैं तालाब तक चलूंगा। बेटा, तुम्हारे जैसे मुझे छोड़ने दो। लोग आए थे, मैंने उनको भी यही बातें बताई, लेकिन उन्होंने मेरी बातें नहीं मानी और मुझे छोड़कर आगे चले गए। और फिर अंततः वे दोनों मारे गए। इसलिए बेटा, इस पर बात मत करो। मेरे साथ चलो, उस तालाब का पानी पी लो, सारी बातें भूल जाओगे। वो इतना मीठा है, मानो शहद खा रहे हो। आहा आहा, शहद नाम सुनकर मुंह में पानी आ गया। अब देर मत करो अम्मा, तुरंत चलो, मुझे उस तालाब का पानी पीना है, बहुत जोरों से प्यास लगी है। पंडित के इतना बोलते ही बूढ़ी अम्मा मदन और पंडित को उस तालाब की तरफ ले जाती है और थोड़ी ही देर में उस तालाब के पास पहुंच जाती है और फिर मदन और पंडित से कहती है, सुनो बेटा, पहले तुम दोनों पानी पी लो, फिर मैं आराम से पी लूंगी, क्योंकि तुम दोनों काफी देर से थके। इसलिए सबसे पहले मुझे पीकर बताओ कि ये पानी कैसा लग रहा है। बूढ़ी अम्मा की बातों में आकर पंडित और मदन तालाब के किनारे पहुंच गए। जैसे ही पानी पीने वाले होते हैं, वैसे उनका साथी जिन वहां पर आ जाता है और मदन पंडित को रोक देता है। कहां कहां मदन और पंडित पागल हो रहे हों, ये कोई मीठे पानी का तालाब नहीं है जो तुम पीने आ रहे हो। ये एक श्रापित तालाब है और ये बुढ़िया कोई बुढ़िया नहीं है, बल्कि एक राक्षस, जो इस तालाब तक लोगों को बहला फुसला कर यहाँ तक लाता है और फिर उन्हें पानी पीने को कहता है। जैसे ही वो सब पानी पीने जाते हैं, वैसे ही तालाब उनको निकल जाता है और फिर बदले में इसको शक्तियां देता है। अरे मोरी अम्मा, ये स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बन जाता है और मैं भी इन सब के जाल में फंस गया। बहुत बहुत धन्यवाद मोटे सांड, सही समय पर आकर हम दोनों की जान बचाई। और तेरी बुढ़िया की बड़ी मीठी मीठी बातें करती है, मीठी मीठी बातें करते करते मुझे मीठे पानी तक लाई। अब दिखा अपना असली रूप। पहले तो मैं तुमसे नाराज हूं जिन भाई, क्योंकि तुम आए इतने लेट और हम दोनों काफी देर तक, मतलब काफी दिन तक इंतजार किए, और तुम दुनिया की सैर करने गए थे, आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसलिए मुझसे बात बिल्कुल भी मत करना। सॉरी भाई लोग, रियली सॉरी। मुझे पता था कि तुम सब मुझसे नाराज हो, बट मैं सफर में था, एक नया सफर। लेकिन उधर मजा नहीं आया तो सोचा क्यों ना अपने पुराने फ्रेंडों से मिलकर एक नया सफर जारी किया जाए। लेकिन तुम दोनों ने पहले से एक नया सफर जारी किया है। अरे यार भाई, पहले मेरी बात तो मानो। पहले इस बुढ़िया को इसका असली रूप में बदलो, हम सबको देखना है। जैसा आप कहो दोस्तों। लो, आबरा का डाबरा है जिन्नी शक्तियां, इस बुढ़िया को इसके असली रूप में लेकर आओ। जिन्न के इतना कहते ही वो बुढ़िया एक राक्षस में बदल जाती है। राक्षस में बदलते देख मदन और पंडित डर जाते हैं और फिर राक्षस जिन्न से कहता है, अब जब मेरा असली रूप देख ही लिए हो, तो अब मेरी
ताकत का अंदाजा भी लगा सकते हो। तुमको चींटियों के जैसा मसल दूंगा। अभी तक मैंने तुम्हारे जैसे बहुत लोगों को मारा है, कोई मुझसे जीत नहीं पाया, और इस बार तुम भी मारोगे। जितनी दूर भगाना चाहे भाग लो, कोई नहीं बचा पाएगा। तुमने सिर्फ इंसानों को मारा है, लेकिन मैं इंसान नहीं, मैं हूं एक जिन। और तेरे जैसे राक्षस मेरे पांव दबाते हैं। और अब किसी को भागना है, किसको रुकना है, ये तो समय ही बताएगा। मैं कहता हूं खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। तो ठीक है, तो तू मेरी शक्तियों का मुकाबला करके दिखा। मेरी शक्तियां सबसे बलवान है। मैं हूं ताकत का देवता, मुझको कोई नहीं मार सकता। मुझे मारने का मतलब स्वयं भगवान को अवतार लेना होगा। तेरे जैसे नीले इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुझे तो मैं कच्चा चबाऊंगा और इस पंडित की मुंडी काट के खा लूंगा। अरे क्या बोला रे, मेरी मुंडी खाएगा? अब तो तेरा बच पाना मुश्किल है। अरे जिन भाई, देर किस बात की कर रहे हो?